समाजवादी स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसिकली कास्ट सिस्टम राम मनोहर लोहिया के व्यू पॉइंट से जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो पहले मैं कास्ट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगी कि हाउ द कास्ट हैज़ एमर्ज। तो उसमें सबसे पहले हम मतलब उसका ओरिजिन देखते हैं कास्ट का, कि कास्ट किस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया। तो बेसिकली पहले जो है कास्ट जो है वो नहीं थी, पहले वर्ना सिस्टम था। ठीक है, 4 वर्ना सिस्टम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये वर्ना सिस्टम का ओरिजिन जो था वो डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन बोल के करते हैं, जिसमें ये 4 वर्ना सिस्टम आते थे। तो ब्राह्मण जो थे वो कह सकते हैं कि पढ़ाई और मतलब लिटरेचर स्टडी इन सब का काम करते थे। क्षत्रिय जो थे वो क्या कहते हैं लड़ाई, वॉर एंड क्या कहते हैं वेपन का जो पूरा एक सिस्टम था उसको हैंडल करते थे। और वैश्य जो थे वो बिजनेस देखते थे, ट्रेडर्स थे वो। और जो शूद्रास थे वो बेसिकली जो जिसको हम सब लोग बोलते थे उस टाइम पे, या अभी भी बोलते हैं, पॉल्यूटेड वर्क जितना भी होता था, साफ़ सफाई का या स्वीपिंग का या झाड़ू पोछा कह सकते हैं, या नाली साफ़ करना, ये सब जो है शूद्रा के काम में आता था। उसके बाद ओवर द टाइम हम देखते हैं कि जब ब्राह्मण को इतना ज़्यादा जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी उसको इतना ज़्यादा सुप्रीमेसी मिलने लगी सोसाइटी में, बिकॉज सबका मानना ये था कि वो साफ जो भी मतलब पढ़ाई लिखाई से काम मतलब रिलेटेड काम करते हैं, या उनका जो काम है वो सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से सोशली एक्नॉलेज्ड था। ठीक है, तो उनको सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि एक हायरार्की बनने लगी कि उनका काम अगर सुप्रीम है तो उनकी कम्युनिटी भी सुप्रीम होगी, और जो साफ़ सफाई वाला काम करते हैं वो सबसे निचले हायरार्किकल ऑर्डर में आते हैं। उसके बाद इस चीज़ का फिर ब्राह्मणों ने जो है इसको अपना मतलब अपने फेवर में कर लिया कि हाँ ठीक है हम प्योर हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी जो उनकी कम्युनिटी थी उसको क्लोज करने लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि अब उनको इतना ज़्यादा स्टेटस उनका हाई हो गया था, और जो निचली कम्युनिटी थी, चाहे वो वैश्य, शूद्रा या क्षत्रिय थी, वो उनको एक्नॉलेज करने लगी कि हाँ ठीक है इनका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है, तो जब भी मतलब इनसे रिलेटेड कोई काम होगा तो वो प्योर काम ही होगा। तो उनको लगा कि हमको इतना ज़्यादा सोसाइटी वो कर रही है, तो वो अपनी पूरी कम्युनिटी को क्लोज करने लगे कि हमें अब बाहर से कोई नहीं चाहिए, हमारा जो लीनेज है, हमारा जो डिसेंट है वही चलेगा। तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को क्लोज करने लगे, और मतलब उन्होंने जो एक प्रैक्टिस है एंडोगैमी की वो फॉलो करने लगे। कि मतलब अगर आप पढ़ेंगे इंडोलॉजिस्ट GS घुरे को, तो वो बोलते हैं कि 6 फीचर्स हैं कास्ट के, जिसमें एंडोगैमी आती है, या सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे करके डिवीजन होता है सोसाइटी का। और फिर उसके बाद प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट वो देते हैं कि मतलब अगर ये 6 चीज़ किसी इंस्टीट्यूशन में पाई जाती है तो वो कास्ट है। तो उसमें ये तो दो तीन मैंने बताएं कि मतलब सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, और प्योरिटी पोल्यूशन को ऑब्जर्व करा जाता है कि मतलब वो अपनी बुक में लिखते भी हैं, अगर इंडियन सोसाइटी नहीं, SC दुबे की एक बुक है इंडियन सोसाइटी, उसमें वो लिखते हैं कि जो फूड का कल्चर था उसमें भी पक्का फूड और कच्चा फूड का कल्चर था। कि मतलब जो पक्का फूड है विच इज़ अ फूड बेसिकली कुक्ड इन घी, तो वो ही मतलब जो अपर कास्ट था ब्राह्मण वो घी का फूड लेता था, और वो भी वो घी का फूड सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय और वैश्य कम्युनिटी से अगर बना है तो ही उसको एक्सेप्ट करेंगे, इवन दो इट इज़ कुक्ड इन घी, वो शूद्र कम्युनिटी से नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और जो कच्चा फूड था वो क्षत्रिय वैश्य कम्युनिटी थी वो शूद्र से एक्सेप्ट कर सकती थी, पर ब्राह्मण नहीं एक्सेप्ट करते थे। तो GS घुरे का एक प्योरिटी पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था। फिर वो एंडोगैमी भी फोकस करते हैं, जिसपे आगे चल के अम्बेडकर भी लिखते हैं कि मतलब एंडोगैमी इज़ द सोल ऑब्जर्वर, मतलब इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग एनी वेयर लाइक एंडोगैमी हो रही है, तो वो वहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो GS घुरे बताते हैं कि जो एंडोगैमी है, मतलब एंडोगैमी इज़ बेसिकली मैरिंग विद इन द कास्ट कम्युनिटी, मतलब आप किसी बाहर के कास्ट से शादी नहीं करते हो, तो आप अपनी कास्ट को एक तरीके से प्रिजर्व कर रहे हो कि ठीक है हम अगर हम इस सो कॉल्ड कम्युनिटी या कास्ट से हैं तो हम अपने ही वाले से करेंगे, तो हमारा जो प्रोजेनी है, जो बच्चा है, वो भी उसी कम्युनिटी का होगा। तो एक तरीके से आप कास्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर नॉट इंटरमैरिंग। और वैसे इसमें अगर आप एंडोगैमी में देखो तो 2 तरीके का होता है, एक हाइपरगैमी होती है और एक हाइपोगैमी होती है। हाइपरगैमी में ये होता है कि जो बॉय है या जो मैन है वो अपर कास्ट का होगा और लोअर
कास्ट की गर्ल रहती है तो मतलब दिस इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। अगर गर्ल लोअर कास्ट की है तो दे विल मैरी दैट गर्ल। बट अगर हाइपोगैमी है प्रैक्टिस हो रही जिसमें गर्ल लोअर हायर कास्ट की है और बॉय लोअर कास्ट का है, ऐसी मैरिजेज में भी आप देखोगे कि हाइपरगैमी वाली प्रैक्टिस करी है, बिकॉज उसमें भी पेट्रियार्की का एक एंगल बन जाता है कि बॉय है भले वो लोअर कास्ट का है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट का है, बट जो प्रैक्टिसेस होंगी या गर्ल अपर कास्ट की है तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है भले ही वो अपर कास्ट की है। ठीक है, तो मैं इसमें ये सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि उसका वो होना चाहिए, बट यहाँ कास्ट में भी एक पेट्रियार्की का भी एंगल आता है। तो ये एंडोगैमी वाला आता है। फिर इसको आगे चल के अम्बेडकर लिखते हैं कि मतलब जो एंडोगैमी है वही एक मतलब वही प्रोटेक्ट करके रखी है कास्ट को। इसके बाद वो लिखते हैं कि अगर बाई चांस एंडोगैमी में आपकी अपने ही मतलब कम्युनिटी में अगर आप शादी कर रहे हो और आपका जो स्पाउस है, जो आपका स्पाउस अगर उसकी डेथ हो गई है तो एक एक्स्ट्रा मेल या मतलब एक्स्ट्रा विडो क्रिएट होता है, इधर अगर वो हस्बैंड मरता है या वाइफ मरती है। तो इस केस में भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब आप देखो कि एक तो कास्ट का एंगल इसमें आएगा और दूसरा पेट्रियार्की का। अगर मैन की डेथ होती है और वीमेन जो है उसको एक तरीके से एक्स्ट्रा बोला जाता है, तो या तो वो पूरी लाइफ विडो फॉलो करेगी या फिर वो उसको दूसरा एंगल था उस टाइम पे मतलब बिफोर द एबॉलिशन ऑफ सती या कह सकते हैं, तो उस टाइम पे वो सती को फॉलो करेगी या फिर वो पूरी लाइफ विडो को मतलब विडोहुड को एक्सेप्ट करे। और अगर मेल की डेथ नहीं होती, वीमेन की डेथ होती है और मेल जो है विडो हो जाता है, तो उस केस में उसकी जो है मतलब वो एक एक्स्ट्रा मेल क्रिएट हो गया है, उस केस में उसकी शादी करवाई जाती है। ऐसा नहीं या तो मतलब आप मेल का एक होता है नहीं है कि मतलब दे आर मोर सेक्शुअल ड्रिवन, मतलब ऐसा कहते भी और है भी, इसलिए उनको उनकी शादी करवाई जाती है। ठीक है, तो उसमें वो जो है या तो ऐसी लड़की से शादी करते हैं जो कि मतलब अभी प्यूबर्टी को नहीं उसने हिट करा है, तो उस टाइम पे एक चाइल्ड मैरिज उसकी होती है। अगर नहीं मतलब उसकी शादी होती है तो फिर उसको पूरी लाइफ को ब्रह्मचर्य एक्सेप्ट करना पड़ता है ताकि जो कास्ट सिस्टम है वो मेंटेन रहे। मतलब अगर ये सब सिस्टम नहीं होगा तो द मेल मे मैरी अ गर्ल और अ वीमेन फ्रॉम अनदर कास्ट, सो दिस विल नॉट प्रोटेक्ट द कास्ट सिस्टम। तो ये अम्बेडकर का थ्योरी था, मतलब कास्ट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करा जाता है। बाकी और भी थ्योरीज है बट अम्बेडकर उसको रिजेक्ट करते हैं कि मतलब एंडोगैमी ही सबसे सोल ऑब्जर्वर है कास्ट सिस्टम के, सोल प्रोटेक्टर है। उसके बाद मतलब बहुत सारे थ्योरीज आती है। लुई दोमो की थ्योरी एक है, वो बाहर के फॉरेन सोशोलॉजी से बस उन्होंने इंडिया में फील्ड वर्क करा और देखा कि मतलब उनके हिसाब से प्योरिटी और पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वही मेन चीज़ है कि किस तरीके से कास्ट जो है वो प्रोटेक्ट करी जाती है सोसाइटी में। मतलब उनके हिसाब से एंडोगैमी नहीं था, प्योरिटी और पोल्यूशन का मतलब जो साफ काम है या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है या वॉर से रिलेटेड है तो वो अपर कास्ट करेगा और लोअर कास्ट जो है वो साफ सफाई का काम नहीं करेगा, पॉल्यूटेड काम करेगा। तो मतलब ये चीज़ जहाँ पर है तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम फॉलो हो रहा है। मतलब उनका एंगल ये था, उन्होंने एंडोगैमी फोकस नहीं करा। अब इसमें मैंने तो 4 वर्ण बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बट इसमें जो अवर्ण का कैटेगरी था ये शूद्रा से भी ज़्यादा इनका मीनियल वर्क हैंडल करने का था। जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो कारकेस है उसको बंद करना या साफ़ सफाई का काम, तो ये जो थे इनको किसी भी वर्ण में नहीं डाला गया। तो ये एक 5th कैटेगरी बोली जाती है, पर इसको कोई नाम नहीं दिया गया। तो ये एक मतलब ये शूद्र से भी ज़्यादा इनको निचले स्तर का माना गया कि मतलब ये जब अपने पुरानी अगर सोसाइटी की हम बात करें, मतलब बिफोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम, सो व्हाट दे डिड कि वो अपने मतलब जो अवर्ण कैटेगरी थी वो अपने मतलब उनका जो फुटप्रिंट था वो गंदा था, तो वो अपने मतलब झाड़ू या कोई पत्ता बांधते थे अपनी कबर में, सो दैट कि जब वो चले तो वो फुटप्रिंट साफ हो जाए उनका। तो अगर कोई अपर कास्ट चल रहा है तो वो क्या कहते हैं उससे उसको टच होकर वो इम्प्योर ना हो जाए। या अगर उनको स्पिट करना है तो वो गले में बर्तन बांधते कि स्पिट करे भी तो बर्तन में नीचे मतलब अगर करा तो अगर कोई अपर कास्ट से टच हो गया तो फिर वो इम्प्योर हो जाएगा, ये चीज़ हो गई। बट अगर इसमें हम विमेन का एंगल देखें कास्ट सिस्टम में, तो इफ़ अ विमेन इज़ फ्रॉम लोअर कास्ट, तब अगर उसको आप मतलब एक उसके सेक्सुअलिटी से एंगल के देखोगे तो फिर वो उसकी कास्ट सिस्टम को कोई मतलब अपर कास्ट को फॉलो मतलब वो नहीं करती है। और हम ऐसा फूलन देवी की कैटेगरी में भी देखते हैं कि उनके साथ
होता है जिस हिसाब से उनको छुआ नहीं जाता कि वो लोअर कास्ट की हैं, या मतलब वो कम्युनिटी में अलग ही रहती हैं वो। बट जब रेप की बात आती है या कुछ उनके साथ गलत करने की काम की बात आती है तो फिर उनका कास्ट नहीं देखा जाता है। तो वीमेन जो है वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज है। पहले तो वो लोअर कास्ट की है, और दूसरी बात कि वो वीमेन है तो जो सोसाइटी में उसको सेकेंड सेक्स की तरह देखा जाता है। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। बाकी बस इतना ही था, बाकी अब दीदी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया प्रियांशी। क्योंकि आज की जो हमारी श्रृंखला है समाजवादी स्टडी सर्कल की, उसमें हमने आज रीडिंग सेशन में रखा है राम मनोहर लोहिया ने जो जाति प्रथा आर्टिकल लिखा था, उसमें हम देखेंगे कि लोहिया जो हमारे सब बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, उन्होंने जाति को किस रूप में देखा है। तो हर बार हम एक आर्टिकल और एक किताब पढ़ते हैं चीज़ों को जानने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए। आज का टॉपिक है हमारा जाति प्रथा, और ये लोहिया की किताब है धरती माता भारत माता, जिसमें उनका आर्टिकल है जाति प्रथा। तो हम इसकी रीडिंग करेंगे और हम लोहिया के थ्रू कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं शुरू करूँ? लोहिया लिखते हैं कि हम लोग बहुत बार गुलाम हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेज रहे हों, उसके पहले मुसलमान थे, बल्कि मुसलमान भी गुलाम रहे। तैमूर ने 5 लाख आदमी कत्ल किए। मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, देशी परदेसी का है। अफ़गान मुसलमान पठान मुसलमान को ख़त्म करता है। इतिहास से सबक लेना है। नादिर शाह का आना मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म करने वाला हुआ। मुसलमान को भी इसको समझना है कि 1500 बरस से हमेशा से इस देश में देशी परदेसी का सवाल रहा है। परदेशी हमेशा जीतता रहा है। इसका बड़ा सबब है कि हिंदुस्तान के लोगों ने कभी भी अंदरूनी अत्याचार के खिलाफ बगावत नहीं की। 500 साल में 4-4 बार जुल्म करने और बादशाही करने वाले लोगों के खिलाफ बगावत नहीं की गई। यह कोई अच्छी बात नहीं है। बाहर के लोग जालिम के खिलाफ बगावत करना जानते हैं, देशी के भी। लगता है हम लोग देशी के खिलाफ बगावत करना भूल गए हैं, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं। सारी दुनिया में छोटे बड़े का फ़र्क है, लेकिन हमारे यहाँ तो आकाश पाताल का फ़र्क है। मिसाल के लिए अमेरिका में तो भंगी को भी तनख्वाह 1300 रुपये है, वहाँ के कलेक्टर की करीब 6000 रुपये। अपने यहाँ कलेक्टर को नाम के लिए 700 रुपये से 1000 रुपये तक मिलते हैं, लेकिन तनख्वाह के अलावा कितनी और सुविधा मुफ्त मिल जाती है, मोटर, आलीशान बंगला वगैरह। शहर की बढ़िया बढ़िया सरकारी ज़मीनें सरकारी अफसर लोग अपने क्लब वगैरह के लिए मामूली दामों में 2-4 रुपये गज में ले लेते हैं। हिसाब लगाओ तो यहाँ भी कलेक्टर को 6-7 हज़ार रुपया महीना पड़ता है, लेकिन भंगी को 50-60 रुपये ही। छोटे बड़े का फ़र्क और देखें। देहात का खेत मजदूर, उसको रुपया 8 आना रोज़ पड़ता है। रिक्शा वाला पल्लेदार कड़ी मेहनत के बाद भी कितना पाता है? यही 3 रुपये के करीब। और यह कमाना भी फेफड़ों को ख़त्म करके होता है। हिंदुस्तान में सबसे छोटे आदमी खेत मजदूर की तनख्वाह 25-30 रुपया महीना, और अमेरिका में सबसे कम मजदूरी 1300 रुपये। वहाँ कूड़े की गाड़ी चलाने वाला भी करीब 1400 रुपये पाता है, और बड़ा अफसर 6000 रुपया। यहाँ छोटा 50 रुपया और बड़ा कलेक्टर 6000 रुपया। गांधी जी ने सादगी और कर्तव्य की ज़िंदगी की सीख दी, लेकिन बदनसीबी कि देश के मंत्रियों का मन बदला और हम भी अमेरिका यूरोप वालों की तरह रहे और देश को भी वैसा ही बनाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति की गाड़ी 8 लाख रुपए की है। नेहरू साहब ने अमेरिका में देखा तो लौट कर फ़ौरन फैसला किया कि हम भी ऐसी गाड़ी रखेंगे, और स्विट्ज़रलैंड से वैसी ही गाड़ी 8 लाख रुपए में मंगाई गई। हमारा सबसे बड़ा रोग रहा है और है कि हम नकलची हैं। डॉक्टर या वकील जो भी अमीर है, ज़्यादा फीस दे सकता है, उसको पहले देखता है, उसकी ज़्यादा खबर रखेगा। यूरोप में बड़े से बड़ा डॉक्टर जिस हिसाब से जो आता है, एक छोटा निमोनिया का बीमार और दूसरा कि मामूली बीमार, डॉक्टर किसको पहले देखेगा? अमीर के बच्चे को। यह मुल्क गिर गया है। हम लोगों के मन भी ठीक नहीं रहे। इमारत बस एक छोटी सी नोक पर टिकी है। दुकानदार भी छोटे बड़े का फ़र्क करता है। अच्छे कपड़े वाले को खूब देखेगा और फटे कपड़े वाले को एक दो ही। दुनिया में छोटे बड़े का फ़र्क जन्म के हिसाब से नहीं, पैसे पढ़ाई वगैरह से होता है। यहाँ जात का फ़र्क रुपए ओहदा वगैरह से नहीं, जन्म के मान से है। ब्राह्मण बनिया शेख सैयद बड़ी जात हैं। लोहार कहार नाई जुलाहा धोबी माली मादिगा वगैरह तमाम 90% हैं। इनका दिमाग जात पात के भेद ने जकड़ दिया है। इनको आगे लाए बगैर मुल्क बन नहीं सकता।
जैसे हाथ को हिलाओ डुलाओ नहीं तो लकवा लग जाता है, इसी तरह इनको 2000 साल से लकवा लग गया है, जकड़ दिए गए हैं। यही है मूल में गुलामी का कारण, और अगर सुधरे नहीं तो फिर गुलाम होने का खतरा है। इस हालात को बदलना आसान नहीं है, क्योंकि और जगह तो छोटा आदमी संगठन अपना बना भी लेता है, यहाँ इनकलाब की भी हिम्मत नहीं करता, सोचता भी नहीं। गरीब झोपड़ी वाला थक गया है, उसके मन को नहीं होता कि वह राजा बन सकता है। विश्वास न जमने का कारण रहा है, उसके साथ पिछले 2000 बरस से लगातार दगाबाजी, विश्वास उठ गया है। दूसरे देशों में क्रुश्चेव गडेरिया का लड़का, ताकत में बड़ा स्टालिन चमार का बेटा, हिटलर जर्मनी वाला, कारीगर राज का बेटा, इंग्लिस्तान के भी, जिनसे हाथ मिलाने को लोग लार टिपकाते हैं, वहीं बेवान, मारिसन, कोयला खदान मजदूर, सड़क पर अखबार बेचने वाले रहे हैं। क्या 2000 बरस में हमारे देश में छोटे पेशे वाला आदमी कभी बढ़ा ही नहीं? क्या हिंदुस्तान का बड़ा आदमी बना है? इधर 5-10 साल में एक दिखता है, श्री जगजीवन राम। असल में वह भी बड़ा हुआ नहीं है। जैसा चिड़िया पकड़ाने को लासा लगाते हैं, वैसे ही देश के चमार पकड़ने के लिए भी जगजीवन राम का लासा लगाते हैं। इसी तरह मुसलमानों में भी लासा लगाते हैं। मुस्लिम लोगों को केरल में उठाना, फिर काम निकल जाने के बाद धता बता देना। लिंगायत और वक्का लिंगा को उठाने की बात भी सोचना। मैसूर की आबादी कुल 3 करोड़ के करीब है। इसमें 50 लाख के करीब ये लिंगायत और वक्का लिंगा लोग हैं, और बाकी 2.5 करोड़ दूसरे बिखरे हुए हैं, और सबका ये 50 लाख फ़ायदा उठाते हैं। इनमें भी सबका नहीं, बल्कि 2-3 हज़ार का फ़ायदा होता है, और ये लोग सिर्फ फ़ायदा उठाने वालों के नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सिर्फ पुरानी पलटन को इकट्ठा करते हैं। जरा डुग्गी पीटी की खड़ी हो गई पुरानी पलटन, नई पलटन खड़ी करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुसीबत है कि सब दबे हुए लोग इस नई पलटन में भर्ती नहीं होते। इसको कैसे दूर किया जाए? एक तरीका है, एक तरफ आमदनी का नियम बनाना चाहिए, दूसरी तरफ बराबरी का नियम। कम से कम ऐसी हालत पैदा करना चाहिए कि गैर बराबरी ज़्यादा न हो। जैसे आमदनियों में 1 और 10 से ज़्यादा का फ़र्क न हो, यानी अगर कम से कम 100 हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000। ऐसा नहीं कि बिड़ला एक दिन में 1 लाख पैदा करे और प्रधानमंत्री पैदा तो कुछ ना करें, लेकिन 25,000 रुपये रोज़ खर्चा करें। सरकारी सेठ और कारखाने का सेठ, दोनों सेठों को ख़त्म करना होगा। इसके लिए 1 और 10 का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। जाति मिटाने का भी कोई तरीका अपनाना होगा। 2000 सालों से जो दबे हुए हैं उनको उठाना होगा। लोग कहते हैं कि पहले इनको पढ़ाओ लिखाओ। 2000 साल लगातार दबे रहने से परिपाटी बन गई है। मारवाड़ी लड़का व्यापार की कला में कुशल हो गया है। ब्राह्मण कायस्थ वगैरह दिमाग के काम में जैसे काम चला लेते हैं, वैसे ये नहीं कर सकते। दबे हुओं को सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि संस्कार और परिपाटी की वजह से ऊंची जाति वाले ही आगे रहेंगे। छोटी जात को उठाने के लिए सहारा देना पड़ेगा। जैसे हाथ लूंज होने जाने पर सहारा देते हैं और तब हाथ काम करने लगता है, उसी तरह इन 90% दबे हुए लोगों को सहारा देना होगा, उस समय जब तक हिंदुस्तान में बराबरी न आ जाए। इसलिए 100 में कम से कम 60 ऊंची जगहें इनको दो, जिनमें हरिजन, शूद्र, आदिवासी, जुलाहा अनुसार दुनिया, औरत वगैरह हैं। लगभग हर एक आदमी जो आधुनिक होना चाहता है, जाति प्रथा का नाश करना चाहता है, पर उसको मिटाने के लिए बराबर से काम नहीं करता। जाति प्रथा की समस्या की जड़ों को खोल देना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा दर्द होगा। 2 बड़े तथ्यों को हमेशा सामने रखना चाहिए। एक कि आबादी के 90% लोग पिछड़े तबके के हैं, औरत, हरिजन, आदिवासी, शूद्र और मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग। 2 कि देश की 90% कल कारखाने, सरकार, सेना, दूसरे पेशे और प्रायः सभी सार्वजनिक कामों का ऊंची जाति के लोग, जो आबादी के 10% हैं, नियंत्रण करते हैं, या कम से कम ऊंची जगहों पर तो वे ही लगे हुए हैं। अधिकांश हिंदुस्तानी जनता ने सदियों से अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। इस देश को लकवा हो गया, और उनको भी। अगर उन्हें उपयुक्त शिक्षा दी जाए तो ऊंची जाति के साथ दौड़ में वे टिक नहीं सकते, क्योंकि कुछ छटाव और सांस्कृतिक विकृति हो गई है। इसलिए उन्हें विशेष अवसर देना होगा। जब तक ये दौड़ में बराबरी का हिस्सा लेने लायक नहीं बनते, देश में शल्य चिकित्सा जैसे विशेषज्ञ हुनर को छोड़कर इन 90% दबे हुओं को 60% अवसर सभी जगह मिलना चाहिए। अपनी आबादी की रक्षा करने में हिंदुस्तान की कुल राष्ट्रीय क्षमता के हित में ही नहीं,
बल्कि देश के विकास के हित में भी मैं यह सुझाव दे रहा हूँ, इसलिए यह सबसे बड़ी कसौटी है। निज की तरक्की के स्वार्थ में नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और तरक्की के लिए क्या इस बात की मांग की जाएगी कि देश की सभी ऊंची जगहों पर औरतों, शूद्रों और मुसलमानों के पिछड़ों के लिए 60% संरक्षण दिया जाए। ऊंची जाति के मर्द के लिए वे अवसर निरंतर सिकुड़ते जा रहे हैं। जाति प्रथा का यही नियम है। जब जाति प्रथा रहती है तो योग्यता और अवसर की निरंतर सिकुड़न अवश्यंभावी है और फिर छोटे से समूह में वह सिकुड़ती चली जाती है। जाति प्रथा पर धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक हमले की बात भी सोचनी चाहिए। सामाजिक हमलों में एक तरफ तो विशेषतः गांव में अंतर्भोज हो सकता है और दूसरी तरफ अंतर्विवाह को तो अनिवार्य लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता जैसे कि अंतर्भोज को, पर सरकार को यह पूरा और उचित अधिकार है कि वह अंतर्विवाह करने वाले लोगों के बीच से अपने नौकर चुने। आर्थिक मोर्चे पर झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के वास्ते न्यूनतम सुविधाओं के लिए ज़ोर से हल्ला बोलना चाहिए। मैं यह कह दूं कि कांग्रेस दल के हरिजन विधायकों में शायद सबसे तेज और समझदार हैं जगलाल चौधरी, और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हरिजन और आदिवासी विधायक की औसत दौड़ होती है व्यक्तिगत लाभ तक, यानी वजीफे या नौकरी तक। जाहिर है यह समाज को बदलने के लिए बहुत नाकाफ़ी है। ज़्यादा ज़रूरत तो है कानून और नियम और व्यवहार को बदलने की। शूद्रों, हरिजनों और आदिवासियों को मैं चेतावनी दिए देता हूँ कि उनका यह आशा करना फिजूल है कि जब वर्तमान प्रधानमंत्री हट जाएंगे तो उनमें से ही कोई उनकी जगह लेगा। यह हो नहीं सकता, और अगर हो भी जाए तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होगा कि पिछड़े तबकों को कुछ ज़्यादा नौकरियां या वजीफ़े मिल जाएं। इससे बढ़कर कुछ और नहीं होगा। तो ये आर्टिकल था राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम था जाति प्रथा, और हमने इसमें देखा कि उन्होंने किस तरह से कैसे विदेशों से उदाहरण उठाकर और अपने देश के उदाहरण, जो उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उसमें जगजीवन राम जी थे और चाहे जो जितने भी लोग रहे हो, विधायक रहे हो, सांसद रहे हो, उनके उदाहरण के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की कि कैसे कास्ट सिस्टम इस देश में काम करता है, और अगर कोई पार्टी किसी पिछड़े को या फिर दलित व्यक्ति को बढ़ावा भी देती है तो किस तरह से उसके पूरे समाज को लालच में रखा जाता है, धोखे में रखा जाता है, उन्हें असल में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। तो ये इस आर्टिकल का श्रेय था पूरा, और इसे हमने जाना। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है। तो समाजवादी छात्र सभा की तरफ से समाजवादी स्टडी सर्कल की शुरुआत हो रही है, और ये हमारा दूसरा सेशन है, और इस सेशन का जो थीम है वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में जो राम मनोहर लोहिया ने अपने राइटिंग्स में या स्पीचेस में जो बोला है उसका ही कंपाइलेशन है, और उस थीमेटिक्स को हम लोग इस सेशन के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आज का जो सेशन था उसकी जो शुरुआत की प्रियांशी ने, और एक ओवरव्यू दिया कास्ट के बारे में कि कास्ट क्या है, उसकी जेनेसिस क्या है, या वो किस तरीके से हमारे देश में फंक्शन करता है, या वो किस तरीके से समाज में आपको हर ह्यूमन या इंडियन के कॉन्शियसनेस में कास्ट किस तरीके से बसता है। तो इस तरह की सारी चीज़ों पे उसने फोकस किया। और दूसरी कड़ी में आराधना ने जो एक आर्टिकल है बाई राम मनोहर लोहिया जाति प्रथा के ऊपर उसकी रीडिंग करी। तो मैं इनको थोड़ा सा समराइज़ करके बेसिकली मैं लोहिया का जो आइडियाज़ था कि कास्ट सिस्टम को किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है, या किस तरीके से जो लोग पीछे छूट गए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो या जॉब्स में हो या अपॉर्चुनिटीज़ में हो, उनके ऊपर उनका क्या कहना था, किस तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंबेडकर का जो आइडिया ऑफ कास्ट था कि कास्ट किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में फंक्शन करता है, तो कास्ट का जो उनने जो ओरिजिन बताया कि चतुर्वर्णा सिस्टम से आ रहा है, जिसमें ऋग्वेद के जो 10 मंडल वाले जो हैं कि ब्राह्मण जो है वो माउथ से निकल के आ रहा है, क्षत्रिय जो है वो बाजुओं से निकल के आ रहा है, वैश्य जो है कमर से, और शूद्र जो है वो फीट से। तो ये अंबेडकर यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि जो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम जिस तरीके से फंक्शन करता है वो काफ़ी हद तक डिस्टिंक्ट है। और ये जो ओरिजिन जो थियरी है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है कि किस तरीके से पुरुषसुक्ता जो हिम है वो बताता है कि चारों जो जातियाँ हैं, वो चारों जो कास्ट है या क्लास या वर्णा है, वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, और इनमें क्या हो सकता है, इंटरमिंगलिंग नहीं हो सकता है। तो ये जो एक आइडिया पहले से ही शास्त्रों के द्वारा जो ये कास्ट का जो ओरिजिन हो रहा है, तो
कास्ट के बाद जो इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ना थ्योरी है, इसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अम्बेडकर यहाँ पे एक चीज़ और इस चीज़ को स्ट्रेस दे रहे हैं कि कास्ट किस तरीके से ये जो शास्त्रों के द्वारा सैंक्टिफाई हो रहा है, या उसको एक सैंक्टिटी मिल रही है, उसको एक मान्यता मिल रही है, और वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति या और जो धर्मशास्त्राज हैं वहाँ से उसकी जो मान्यता एक तरीके से इंडियन सोसाइटी में आ रही है। तो यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि कास्ट को अगर हमें डिसमेंटल करना है, या कास्ट को अगर डिसमेंटल या कास्ट को पूरी तरीके से एनाइलेट करना है, जो एनाइलेशन ऑफ कास्ट में वो बोलते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं और उसके द्वारा जो मान्यताएं जो एक पर्टिकुलर कास्ट हेजेमोनी क्रिएट करता है, उसको हमें पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा। यानी शास्त्रों में जो भी मान्यताएं हैं उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि शास्त्र में जो भी अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है अबाउट एनी ह्यूमन बीइंग और एनी कास्ट, उसको हमें पूरी तरीके से नकारना पड़ेगा। यानी धर्म शास्त्रों को या जो भी माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं उसको हमें पूरी तरीके से नकारना पड़ेगा। और जो दूसरा तरीका वो बोल रहे हैं, जो काफ़ी मतलब सेकेंडरी तरीका है, इंटर कास्ट मैरिजेज, इंटर डाइनिंग, वो बोल रहे हैं इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो द ओनली वे टू एनाइलेट द कास्ट इज़ टू पुट ऑल द धर्मशास्त्रा वो फ्यूनरल पायर पे रख के एक बम से उड़ा देनी चाहिए, ऐसा वो एक तरीके से कह रहे हैं। जब तक शास्त्रों को पूरी तरीके से ह्यूमन कॉन्शियसनेस से, इंडियन लोगों के कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं होगा, तब तक कास्ट ख़त्म नहीं होगा। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट उनका आर्गुमेंट है डिवीज़न ऑफ कास्ट और डिवीज़न ऑफ लेबरर्स। वो इंडिया में ये कहते हैं कि भारतीय जो समाज है उसमें जो कास्ट का जो डिवीज़न है, वो सिर्फ कास्ट का ही डिवीज़न नहीं है, वो लेबर का भी डिवीज़न है और लेबरर का भी डिवीज़न है। जैसे वो इसको इलेबोरेट करते हुए कहते हैं कि अगर आप मान लो कि किसी पर्टिकुलर कास्ट में, जैसे पर्टिकुलर कोई कास्ट उठा के देख लेते हैं, प्रजापति कुम्हार है, उसका काम है थोड़ा सा बर्तन बनाना, लोहार का काम है लोहे की कुछ सामान बनाना, तो वो टिपिकली इंडियन कास्ट सिस्टम में क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं उनका जो प्रोफेशन है उसी तक वो सीमित रह जाते हैं। मतलब उसके लिए जो दूसरे जो प्रोफेशन में जाने की जो मोबिलिटी है वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है। यानी कि मान लो कि लोहार या कहार या कुम्हार या और तरह के जो शूद्राज जो कास्ट है, जो छोटे छोटे ऑक्यूपेशंस में है, वो एक तरीके से दूसरे ऑक्यूपेशन में स्विच करने में उनको काफ़ी, सो देयर इज़ दिस ग्रेडेशन ऑलरेडी देयर। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले से ही ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, कास्ट में भी है और लेबरर या ऑक्यूपेशन जो एक ऑक्यूपेशन जो फॉलो कर रहा है वहाँ भी एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। तो इस तरीके से अम्बेडकर इस पॉइंट को रेज कर रहे हैं। तो एनाइलेशन ऑफ कास्ट के बारे में कि कास्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो शास्त्रों को एक तरीके से नकारना है, शास्त्रार्थ में जिस तरीके की जो मान्यताएं हैं उसको पूरी तरीके से वो करना है। अब राम मनोहर लोहिया पे आते हैं, क्योंकि अम्बेडकर को हमें जानना ही चाहिए अगर कास्ट को एक तरीके से जो बेसिक जो उनके आर्गूमेंट्स या प्रिंसिपल्स उसको समझने के बाद हम लोहिया के ऊपर आते हैं। तो राम मनोहर लोहिया के बारे में सबको ही जानते हैं कि वो बनिया कास्ट में वैश्य वर्ण में वो पैदा लेते हैं और वो एक सोशलिस्ट भी रहे हैं। तो राम मनोहर लोहिया का कहना है कि कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम एक फॉर्म या दूसरे फॉर्म में दिख जाता है। तो वो जैसे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण्स है या क्षत्रियाज है, जो अपर कास्ट जो 3 वर्ण है, द्विज जिसको बोलते हैं, तो द्विज लोग के लिए क्या है कि कास्ट का जो रेलेवेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने प्रोफेशंस को स्विच ओवर कर सकते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ब्राह्मण है वो व्यापार भी कर रहा है, या वैश्य है वो पॉलिटिक्स भी कर रहा है, या मतलब एक तरीके से और द्विज वर्ण जो अपर 3 जो वर्णास है जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण है, वैश्य आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में अपने समय के हिसाब से बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वो अपने तीनों लोग कोई सा भी प्रोफेशन ले सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू शूद्राज तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। शूद्राज का जो उनका जो पुराना जो एक तरीके से प्रोफेशन है अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, वो एक तरीके से काफ़ी हद तक लिमिटेड है। मतलब वो उनकी मोबिलिटी उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से चेंज नहीं हो रही। तो इसको वो जो कह रहे हैं उसको एक तरीके से वो पुट कर रहे हैं कि कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में, लोहिया कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी को रिस्ट्रिक्ट करती है। मतलब कुछ लोग द्विज जो है उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है कि वो एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में ईजिली मूव कर सकते हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। बट व्हेन इट कम्स टू शूद्रा जो सबसे बॉटम में है, उनके लिए बहुत मुश्किल है अपॉर्चुनिटी का। तो इसी वजह से वो जो उनका एक फैशनेबल नारा है कि
पिछड़ा पावे 100 में 60। यानी वो कह रहे हैं कि अगर इंडियन सोसाइटी को एज ए होल अगर उसको आगे बढ़ना है या उसको मतलब और आगे जाना है तो शूद्रास का जो एक तरीके से अपलिफ्टमेंट वो बहुत ज़रूरी है। तो शूद्रास का अपलिफ्टमेंट के लिए उनको कहीं ना कहीं जॉब्स में या पॉलिटिक्स में उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो या रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स हो या ऑल काइंड्स ऑफ जो सेक्टर्स है उनमें शूद्रास को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। और वो उस समय ये डिबेट जो चलता है, जैसे नेहरू ने भी शायद बोला था कि रिजर्वेशन हम पूरी तरीके से लागू करेंगे तो मेरिट में भी गॉट लाइक वो प्रभावित होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर क्योंकि सदियों से इन शूद्रास को वो क्या है मेन स्ट्रीम से बाहर रखा गया है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आपको ये जो मेरिट वाला आर्गूमेंट को असाइड करके आपको उस चीज़ को आगे लेके आना पड़ेगा। और जिन जिन क्षेत्र में शूद्रास को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो जॉब्स हो, तो वहाँ पे उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो लोहिया मार्क्स को भी कोट कर रहे हैं, ठीक है, कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो होता है वो ऑक्यूपेशन से वो होता है। तो अब जो लोहिया का जो एनाइलेशन ऑफ कास्ट का जो आइडिया है, जैसे हमने पढ़ा कि अम्बेडकर जो एनाइलेशन ऑफ कास्ट बोल रहे हैं कि शास्त्रार्थ का जो सैंक्टिटी है या उसकी मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, उसको पूरी तरीके से खारिज करना है। लेकिन लोहिया के लिए जो एनाइलेशन ऑफ कास्ट का जो आइडिया है वो है प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, जैसे जो हम बोलते हैं रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना जो पहले से मौजूद नहीं है, या हम शूद्रास को वो उस तरीके से अफर्मेटिव एक्शंस जिसको हम बोल सकते हैं कि न केवल सिर्फ और सिर्फ जॉब्स में बट पॉलिटिक्स में भी, ठीक है। तो वो लोहिया बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि जो पीछे छूट गए हैं शूद्रास, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, ना उनका माइंड का डेवलपमेंट हुआ, ना सोल का डेवलपमेंट हुआ, या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं हो पाई, तो उनके लिए क्या है कि एक तरीके से आप प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ यानी उनको थोड़ा सा आप वो उस तरीके का बेनिफिट देना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ें बोल रहे हैं कि एक उनका कोटेशंस है कि बैकवर्ड क्लासेस में वो मान रहे हैं कि विमेन आ रही है, हरिजन या दलित्स आ रहे हैं, शूद्रास, आदिवासी, डिप्रेस्ड मुस्लिम्स यानी कि वीवर कम्युनिटी वाले जो मुस्लिम्स हैं, हाई कास्ट, तो ये जो लोग हैं इनको इंग्लिश एजुकेशन नहीं मिला, वेल्थ इनके पास नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह का जो जिस तरीके से डिसमल जो उनके रिप्रेजेंटेशन है, तो इन सब चीज़ों को लेके वो कह रहे हैं कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी उनको उतना लैंड नहीं मिला है, एम्प्लॉयमेंट में वो बहुत पीछे है, गवर्नमेंट जॉब्स में पीछे है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है। तो जो इंडिया में रूलिंग क्लास का जो एक आइडिया है कि उनको इंग्लिश हाई कास्ट होते हैं, इंग्लिश एजुकेशन से होते हैं, वेल्थ उनके पास अच्छा खासा होता है, तो बोल रहे हैं कि शूद्रास को या हरिजन्स को या दलित्स को या आदिवासीज़ को या डिप्रेस्ड ओबीसी मुस्लिम्स को भी वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, तभी हमारा देश जो है वो आगे जाएगा। तो ये बैकवर्ड कास्ट को एक तरीके से वो अपलिफ्ट करने की बात करते हैं। तो लोहिया का एक कॉन्फ्रेंस है पटना में हो रहा है मार्च 31 से लेके अप्रैल 2 1961, और उनमें वो एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं बहुत सारे फॉर द एनाइलेशन ऑफ कास्ट। वो एक तो जो पुराना आइडिया है मिक्स डिनर इंटर डाइनिंग का जो आइडिया है कि डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ बैठ के डिनर करें, ठीक है, और इसको विलेजेस में खास करके, क्योंकि विलेजेस में ज़्यादा है कास्ट सिस्टम, ज़्यादा रिजिड है, पेट्रियार्की ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसको रेगुलर बेसिस पे वो शुरू करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरकास्ट मैरिजेस की बात कर रहे हैं कि कास्ट सिस्टम कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड ओनली व्हेन इंटरकास्ट मैरिजेस हैपन ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। तो ये कह रहे हैं कॉमनली अगर इंटरकास्ट मैरिजेस होंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कास्ट का जो नोशन है या आइडिया है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा, और लोग इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए जाएंगे और डिफरेंट कास्ट में वो मैरिजेस होगा, तो सोसाइटी एज ए क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, मोबाइल सोसाइटी बनेगी। इसके अलावा वो एक और चीज़ बता रहे हैं कि टाइटल्स जो हम लगाते हैं एक पर्टिकुलर जाति के साथ, कुछ टाइटल्स पहले से ही वो फिक्स होते हैं, तो उनको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें भी इवोल्यूशन आना चाहिए। एक पर्टिकुलर जो टाइटल है वो एक किसी कास्ट के थ्रू जाना नहीं जाना चाहिए, मतलब डिफरेंट कास्ट डिफरेंट तरह के टाइटल्स भी यूज़ करें या टाइटल्स यूज ही ना करें। इसका आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बिहार में देखने को मिलेगा। ये लोहिया का ही आइडिया था जो जयप्रकाश नारायण ने बाद में इसको आगे दिया था संपूर्ण क्रांति के टाइम में, और बोला था कि जनेऊ पहनना बंद कर देना चाहिए और अपने कास्ट सरनेम को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो कई सारे लोग कुमार लगाते हैं या रंजन या कुछ भी, तो वो जो आइडिया है बिहार में काफ़ी प्रेवलेंट है।
एनीवे तो नेक्स्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोहिया बोलते हैं, जो मोस्ट लाइक एक्सेप्टेबल या बोल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से इफ़ेक्टिव जो तरीका बोल रहे हैं कि creating special opportunities to those who have been oppressed for thousands of years as to bring about a positive change in a traditional setup in society, because the caste system results in erosion of strength and ability of these oppressed। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ दे के ही हम शूद्राज कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमें हर हाल में वुमेन, शूद्राज, दलित्स, बैकवर्ड कास्ट, आदिवासी, मुस्लिम्स को 60% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और वो ये भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जब वो बनाते हैं तो वो हर कम्युनिटी से जो पीछे रह गई है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में, वहाँ से वो किसी न किसी को चुनाव लड़वाते हैं या अपने पार्टी के जो हायरार्की में जो सबसे ऊपर वाले पोस्ट में भी वो ओबीसी और अदर्स को वो जगह देते हैं। तो ये एक तरीका था उनको ये कहने का कि अगर हम कास्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं या उसको उस तरीके से इरेडिकेट करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें नोशन ऑफ मतलब ये नहीं है कि शास्त्रार्थ में जो चीज़ें हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको भी काउंटर करना पड़ेगा। और ग्राउंड रियलिटी को काउंटर करने के लिए आपको अफर्मेटिव एक्शन, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स और हर तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे जो मेन स्ट्रीम में जो रह गए शूद्राज बेसिकली वो उसका लाभ उठा सके। इसलिए वो कहते हैं पिछड़ा पावे 100 में 60, यानी वो अकॉर्डिंग टू जो आज हम जातीय जनगणना के तहत जो जाति के जो आंकड़े हैं कि 60% जो ओबीसीज़ हैं उनको उसका हक मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू वो चाहते हैं कि कास्ट का जो इरेडिकेशन हो या उसका एक तरीके से एनालिसिस हो। तो इन तमाम तरीके के जो आइडियाज़ थे वो उसको मैंने रखा, और आगे और कोई आके अपनी बात रखना चाहते हैं आप भी रख सकते हैं। ये हमने जो इनिशिएटिव लिया है, वैसे शशांक भाई ने बोला कि सेकेंड सेशन है, लेकिन रियलिटी में 4 सेशन हो चुके हैं अब तक, और ये 5वां सेशन शायद चल रहा है। और लोहिया के मतलब मैंने कुछ चीज़ें ऐसे देखी हैं जो कि मतलब काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे हैं। लोहिया का कहना था कि सामान्यतः ये कहा जाता है कि पहले आप में मेरिट हो तब भी आपको पद दिए जाएँ, लेकिन लोहिया का कहना था कि ये जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, महिलाएँ हैं, इनको अब मेरिट हो चाहे ना हो, इनको अवसर दिए खुद ब खुद मेरिट डेवलप कर लेंगी। और लोहिया ने तो इतना सोच के रखा था कि लोहिया ने सरकार को सुझाया था कि ऐसे लोग को नौकरी में प्राथमिकता दी है जिन लोगों ने इंटरकास्ट मैरिजेज की हैं। तो अगर देखा जाए तो लोहिया का काफ़ी मतलब दूरगामी सोच था और काफ़ी असरकारी सोच था, क्योंकि सभी लोग को पता सरकारी नौकरी का कितना मतलब वैल्यू है हमारे देश में, और काफ़ी सरकारें उसको प्रमोट कर रही हैं। जैसे बिहार में अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, खास करके शेड्यूल कास्ट की महिला शादी करते हैं, अगर आप सो कार्ड ओबीसी या अपर कास्ट है तो आपको अच्छा खासा मतलब उसके लिए पुरस्कार मिलता है। एमपी में बहुत सारे राज्यों में। तो ये सब जो है अगर देखा जाए तो ये सब शुरुआत लोहिया के द्वारा ही की गई है, और उनके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी आगे रहे हैं। लोहिया के जो 60% जो आते हैं उनमें थोड़ा सा ये रहा है कि उनमें वो सवर्ण महिलाओं को भी ले आते हैं, और इसका हम जब बाद में चुनावों में देखते हैं तो उसमें ऐसा हो जाता है जब सरकार बनती है, सपा की सरकार बनती है, जनता दल की सरकार बनती है बहुत जगहों पे, तो कुछ जगह ऐसा होता है कि जो 40% होते हैं उनमें तो पुरुष आते हैं और 60% में ठीक उनकी ही वाइफ आ जाती हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो जिस कारण से हम अगर देख पाते हैं तो बहुत सारे लोग उनके विचारों से असहमत होते हैं, और बहुत सारे जो बहुजन हैं, पिछड़े हैं, वो समझते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उसी कारण से अन्य जो पार्टियाँ बनी, जैसे कि उनमें एक और था जो कि बाबू जगदीश सिंह कुशवाहा का और रामस्वरूप वर्मा जी खुद मिला करके पार्टी बनाए थे, और उनका नाम था शोषित समाज दल, और उसी के थ्रू अध्यक्ष संघ बना था। तो काफ़ी आइडिया जो सही थे मतलब, लेकिन अगर हम देखा जाए तो 60% में हम कैसे सबको ला सकते हैं। खासकर एक सवर्ण महिला की तुलना हम एक दलित महिला से, ओबीसी महिला से नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है, लेकिन फिर भी एक समय सब कुछ का होता है। हमें चीज़ों को हमेशा समय के रेफरेंस में भी देखना चाहिए। ये नहीं कि उस समय क्या था, आज समय क्या है। सब समय बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ऐसा चलता रहा है। फिर इसे कंक्लूड करते हैं। तो ये आज का जो सेशन था यहीं पे कंक्लूड होता है। हम आगे भी और सेशंस करेंगे, और नेक्स्ट वीक हम चाहेंगे कि कोई और एक बुक रीडिंग करें। और तमाम साथियों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमसे जुड़ेंगे, और नेक्स्ट टाइम थोड़ा समय से आया करें। इसको